हमारे और आसमान के सितारों के बीच एक पतली सी परत है जिसे हम एटमॉस्फेयर या वातावरण कहते हैं। जो कुछ भी वहां ऊपर होता है उसका असर नीचे रहने वालों पर पड़ता है। बाहरी परत में सूरज से निकले हुए जर्रे धरती की गैसों से टकराते हैं। नॉर्थ अमेरिका के आसमानों में ऑरोरा बोरियालिस का नाच दिखाई देता है। सूरज से आई ये रोशनी चाहे जितनी हसीन लगे, नीचे रहने वालों के लिए उसके पास कोई गर्माहट नहीं है। ये चमकता नियॉन साइन सर्दी का ऐलान करता है। अमेरिका के ज्यादातर उत्तरी इलाके बर्फ से ढके होते हैं। इस ठंड को बांध कर रखता है एक बहुत बड़ा ठंडी हवा का गोला जो आर्कटिक के चारों तरफ घूमता रहता है। इसे पोलर वोर्टेक्स कहते हैं। यह हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है और नॉर्थ पोल को ऐसी ठंडक में कैद कर देता है, बिल्कुल एक फ्रीजर के दरवाजे की तरह। तट पर समंदर की सतह जमकर पहले छोटे छोटे बर्फीले टुकड़ों में बदलती है, फिर तैरती हुई चादरों में। आखिर में पूरा आर्कटिक ओशन जम जाता है, जिससे अमेरिका के उत्तरी तट पर 1.4 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा ठोस बर्फ जमा हो जाती है। ये स्थितियां चाहे जितनी अप्रिय लगे, कुछ जानवरों के लिए यही वो मौसम है जिसका वो इंतजार कर रहे होते हैं। आधा टन से ज्यादा वजन वाला एक नर पोलर बेयर जमी हुई समंदर की सतह पर निकलता है शिकार की तलाश में। उसका ये भारी भरकम शरीर ही उसे इस बर्फीले मौसम में जिंदा रखता है। सर्दियों का औसतन तापमान -30 डिग्री। पोलर बेयर सिर्फ ठंड को झेलने के लिए ही नहीं बना, वो ठंड पर ही निर्भर करता है। वो एक खोज पर है जो हफ्तों तक चल सकती है। तेज हवा में शिकार की खुशबू 10 किलोमीटर दूर से भी आ जाती है। जिसे वो ढूंढ रहा है वो ये है, एक बियर्डेड सील। लेकिन उसके पैरों के नीचे अब बर्फ नहीं बची। अब उसे कोई नया तरीका आजमाना होगा। पोलर बेयर अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन उसे हवा की दिशा में रहना पड़ेगा, बर्फ की निचली परत से चिपक कर। उसे चुपचाप इतने करीब पहुंचना होगा कि हमला किया जा सके। काफी दूर रह गया। इस साल उसके पास शिकार करने के लिए बर्फ वाली जगह कम है। आर्कटिक पूरी दुनिया के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। पोलर बेयर की सफेद दुनिया का जो भविष्य है वो बहुत हद तक पोलर वोर्टेक्स पर टिका हुआ है। बल्कि उन जानवरों की जिंदगी भी जो दक्षिण में रहते हैं।
जब ये ठंडी हवा की रिंग डगमगाती है और टूटती है तो ये नॉर्थ अमेरिका की गहराई में एक आर्कटिक तूफान छोड़ती है। एक पोलर कोल्ड फ्रंट पैदा होता है और फिर वो दक्षिण की तरफ बढ़ता है। यहां तक कि झरने भी जमकर पत्थर बन जाते हैं। तापमान में आई गिरावट एक मादा बॉल्ड ईगल को 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने पर मजबूर करती है। वो सर्दियों के मौसम को सही सलामत पार करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ रही है। और वो अकेली नहीं है। उस जैसे बहुत से परिंदों के लिए यह आखिरी मौकों में से एक है। अलास्का की चिलकैट नदी पर हजारों बॉल्ड ईगल्स जमा होते हैं। ये पूरी दुनिया में बॉल्ड ईगल्स की सबसे बड़ी भीड़ है। वो यहां जिंदगी की उम्मीद तलाशने आए हैं। जियोथर्मल स्प्रिंग्स इस नदी को जमने नहीं देते और यही गर्म पानी सैमन मछलियों को देर से अंडे देने का मौका देता है। लेकिन यह खाना भी आसानी से नहीं मिलेगा। सैमन मछलियां लंबी तैराकी से बहुत थक चुकी हैं, लेकिन उनका वजन अब भी 5 किलो है। उन्हें जमीन तक ले आना सिर्फ आधा काम है। अब इसे चोरों से भी बचाना होगा। ये मछली जो चर्बी और प्रोटीन से भरी होती है, सर्दी के इस तूफान से निकलने के लिए जान बचाने वाली खुराक है। लेकिन जमा देने वाली सर्दी अभी बाकी है। अब परिंदों को यह फैसला करना होगा कि वो यहीं रुकें और ताकत बचाएं या कोई और मौका तलाश करें। नॉर्थ अमेरिका के नक्शे पर एक ऐसी चीज है जो यहां के मौसम को सबसे ज्यादा बदलती है। रॉकी माउंटेन्स। ये पहाड़ एक रीढ़ की हड्डी जैसे पूरी जमीन को उत्तर से दक्षिण तक चीरते हैं। आर्कटिक से आने वाली ठंडी हवा इन पहाड़ों के रास्ते बेरोक-टोक नीचे तक पहुंचती है। रॉकीज के बीचों बीच ये ठंडी हवा टकराती है पश्चिम से आती एक और ताकत से, पैसिफिक ओशन से उठती नम हवा, जो ढलानों पर ऊपर की ओर बढ़ती है। पानी की बूंदें बीच हवा में जम जाती हैं। नतीजा बर्फ, बहुत सारी बर्फ। पश्चिमी हवा इसे बहुत अंदर तक ले जाती है। कुछ जानवरों के लिए ये बर्फ एक चुनौती बन जाती है, एक सफेद दीवार जो नजर और खुशबू दोनों छुपा देती है। एक कायोटी खाने की तलाश में 15 किलोमीटर तक चल सकता है। लेकिन बाइसन ज्यादा दूर नहीं जा सकते। उनके लिए बर्फीले तूफान का मतलब होता है रुक जाना और इस सर्दी को झेल जाना। पोलर बेयर की तरह
वो भी अपने भारी शरीर पर भरोसा करते हैं ताकि गर्मी बनी रहे। उनकी खाल इतनी ज्यादा इंसुलेशन देती है कि उनकी पीठ पर पड़ी बर्फ नहीं पिघलती। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है खाना ढूंढना। उन्हें एक सुपर पावर की जरूरत पड़ेगी। उनकी गर्दन और कंधों की बड़ी मांसपेशियां उन्हें बर्फ में रास्ता बनाने में मदद करती हैं। नीचे कहीं वो घास है जो उन्हें जिंदा रखने वाली है। लेकिन सर्दियों में उसमें भी कोई खास पोषक तत्व नहीं होते। ठंड उनके शरीर में जमा चर्बी को चूस लेती है और वो अपना 10% से ज्यादा वजन खो बैठते हैं। वो अपनी एनर्जी बचाने के लिए अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा कर देते हैं। लेकिन अगर बर्फबारी ऐसे ही चलती रही तो ये भी शायद काफी ना हो। एक बूढ़ी मादा की हालात से हारकर मौत हो गई है। एक भूखे कायोटी के लिए ये एक मौका है। एक बाइसन की लाश इसे हफ्तों तक के लिए काफी हो सकती है। लेकिन इसका खाना एक हैरान कर देने वाले वाकये से रुक जाता है। झुंड लौट आता है और मरे हुए बाइसन के पास इकट्ठा हो जाता है। इसे बाइसन फ्यूनरल कहा जाता है, जिसमें यह झुंड शिकारी जानवरों से लाश की हिफाजत करता है। झुंड में रहने वाले जानवरों के लिए हर एक मौत का पूरे ग्रुप के सर्वाइवल पर असर पड़ता है। ये मौत याद दिलाती है कि सर्दी कितनी बेरहम हो सकती है। कायोटी के लिए यह दावत अब रुक चुकी है। उसे इंतजार करना होगा। जब मौसम घाटियों से होकर ऊपर की तरफ आता है तो हवाएं थम जाती हैं। बर्फ जमा होती जाती है। सर्दियों के आखिर तक ये कई मीटर गहरी हो जाती है। एक छोटे बॉबकैट के लिए यह सफर मुश्किल हो जाता है। इसकी पसंदीदा शिकार करने की जगह पर पहुंचना अब इतना आसान नहीं होगा। अगर यह सूखा रह सका तो अपने जिस्म की गर्मी बचा पाएगा। लगभग। इसके ज्यादातर शिकार पानी के किनारे ही रहते हैं। एक मस्क्रैट। इसके लिए भीगना मंजूर है। ये एक जमा देने वाली डुबकी है, लेकिन इसने सर्दी के लिए पहले से तैयारी कर ली थी, चर्बी जमाकर और अपने बाल बढ़ाकर। बॉबकैट्स अपना मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ा लेते हैं ताकि सर्दी में गर्म रह सकें। तो इसे अब ज्यादा खाना होगा और अक्सर खाना होगा। मैलार्ड बतख हैं। यहां सूखे रहने का कोई ऑप्शन नहीं है। खुले में
बतखों को बढ़त हासिल है। हर बार जब ये भीगता है, बॉबकैट का जिस्म और गर्मी खोता है और इसकी भूख और बढ़ती है। सब्र और शातिर चाल जरूरी है। ये शिकार बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है, मगर ये सिर्फ बर्फीले पानी में खोई हुई एनर्जी की भरपाई करेगा। रॉकीज के पूर्वी किनारे से एक नई तरह की हवा बह रही है। इसे कहते हैं चिनूक विंड्स, यानी चिनूक हवाएं। इतनी सूखी कि बर्फ को सूरज से भी ज्यादा तेजी से पिघला देती है। चिनूक हवाएं एक स्टेज तैयार करती है मैदानों के सबसे रंगीन कलाकारों में से एक के लिए। एक नर सेज ग्राउस ये बर्फ के हटने का इंतजार कर रहा था। अब आखिरकार अपनी नुमाइश का अभ्यास करने के लिए उसे एक खुला मैदान मिल गया है। और लो, सामने आ रही है इसका निशाना, एक मादा। मादा ये सब पहले भी देख चुकी है। और ये बहुत नखरेबाज जज है। नर एक जबरदस्त सांस भरता है। इसके सीने की हर एक थैली में 4 लीटर हवा समा जाती है। सुबहें सर्द होती हैं, लेकिन जल्दी शो शुरू करने की एक वजह है। ठंडी हवा आवाज को दूर तक ले जाती है। इसकी धमाके जैसी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। लेकिन सिर्फ मादा ही नहीं है जो ध्यान दे रही है। एक प्रतिद्वंदी नर भी है जो अपना हुनर दिखाने का मौका चाहता है। ये घुसपैठिए के पास जाकर बगल में खड़ा होता है। अपने प्रतिद्वंदी की कद काठी को परखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अब इसको अपनी ताकत दिखानी होगी। चुनौती देने वाले को पीछे हटाने के बाद शो फिर से शुरू होता है। मादा एक आखिरी नजर डालती है। बच्चों की परवरिश वो अकेले करेगी, तो बहुत जरूरी है कि ऐसा नर चुने जिसके जीन्स अच्छे हों।
जाहिर है इसकी तलाश अब भी जारी है। जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ फिर से झुकने लगता है तो सूरज की गर्मी जमीन में समा जाती है और ऊपर के आसमान को गर्मा देती है। पूरे नॉर्थ अमेरिका में जानवर जाग रहे हैं। लाखों करोड़ों मोनार्क तितलियां। ये जंगल के कुछ छोटे से कोनों में छिपी होती है, न बहुत ठंडा न बहुत सूखा। यही माइक्रो क्लाइमेट इनके लिए सर्दी से बचने के लिए सबसे मुनासिब होता है। ये एनर्जी बचाने के लिए एक दूसरे से चिपक जाती हैं। 20-20 तितलियां एक के ऊपर एक, और हर एक अपनी पास वाली तितली को छोटे हुक वाले पंजों से पकड़ती है। बसंत की पहली धूप पेड़ों की छत में से गुजरती है। जैसे ही इनके पर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होते हैं, ये पूरी आबादी को जगाने के लिए काफी होता है। इनको प्यास लगी है और बसंत का तापमान नस्ल बढ़ाने की चाहत को जगा देता है। वंश आगे बढ़ाने की एक आखिरी कोशिश, इससे पहले कि ये मर जाएं। नर तितलियां अपनी जिंदगी का सफर इसी जंगल की जमीन पर खत्म करेंगी, लेकिन मादाओं के पास अब भी एक अहम मकसद है। बसंत की धूप इनके इर्द गिर्द की जमीन को गर्मा रही है। अब वक्त है कि दक्षिण के मौसम का सिस्टम अपना दमखम दिखाए, और ये एक दावतनामा है उन मादाओं के लिए जो उड़ने के लिए तैयार हैं। मेक्सिको की खाड़ी से आने वाली गर्म हवाएं अब उत्तर की तरफ बह रही हैं। ये हवाएं तितलियों को साथ ले जाती हैं और उनके साथ बारिशें भी आती हैं, जो बसंती फूलों के धमाके की वजह बन जाती है। अब ये एक खास किस्म की तलाश में है, मिल्कवीड। ये पौधा ज्यादातर जानवरों के लिए जहरीला होता है, लेकिन मोनार्क तितलियों के लिए ये अंडे देने की एकदम सही जगह है। लेकिन मोनार्क तितलियों के लिए ये अंडे देने की एकदम सही जगह है। इनके कैटरपिलर नॉनस्टॉप पत्ते खाते जाते हैं। पौधे के जहर को अपने अंदर समाते हुए ये चमकीली धारियों वाले बन जाते हैं, जो शिकारी जानवरों के लिए एक केमिकल वार्निंग है। जब अगली पीढ़ी निकलती है तो यही बचाव करने वाले रंग इन्हें अब भी महफूज रखते हैं। ये तितलियां मिल्कवीड को जितना हो सके उत्तर में तलाशती जाती हैं। मेक्सिको से लेकर कनाडा तक गर्म हवाओं के साथ उड़ती हुई। रॉकीज के पूरब में नॉर्थ अमेरिका का विशाल अंदरूनी इलाका ज्यादातर समतल है। यहां रहने वालों के लिए यह जिंदगी को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। एक प्रेरी डॉग की मादा ने नए बच्चे दिए हैं। मैदानी इलाकों में ये उनकी पहली गर्मी है।
तो माँ बहुत सतर्क है। यहां बस एक ही पनाहगाह है, जमीन के नीचे। सुरंगों का इनका जटिल नेटवर्क डॉग टाउन कहलाता है। खुला आसमान शिकारियों की एडवांस चेतावनी दे देता है। मां उछलकर चिल्लाती है ताकि चौकसी पर लगी दूसरी डॉग्स के साथ संपर्क बना रहे। उसके बच्चे मदद करने को बेताब हैं। कई जानवर प्रेरी डॉग्स का शिकार करते हैं, लेकिन बड़े मैदानी इलाकों में जिंदगी के लिए एक और जानलेवा खतरा है। एक ऐसा खतरा जो आसमान से आता है, क्योंकि पूरब या पश्चिम दिशा में इसे रोकने के लिए कोई पहाड़ नहीं है। ऊपरी वायुमंडल की ठंडी हवा दक्षिण की तरफ मैदानी इलाकों में बहती है। यहाँ ये मैक्सिको की खाड़ी की तरफ से उत्तर की तरफ आने वाली गर्म नम हवा से टकराती है। इस टकराव से जो मौसम बनता है वो बेहद डरावना होता है। एक सुपर सेल तूफान। प्रेरी डॉग्स खतरे का ऐलान करती हैं। बरोइंग आउल्स छोड़े हुए प्रेरी डॉग के बिलों में पनाह लेते हैं। ऊपर घूमता हुआ ये तूफान 20 किलोमीटर तक फैला होता है। लेकिन अब ये और ज्यादा ताकतवर रूप लेने वाला है। ऊपर से ठंडी हवा नीचे दबाव डालती है और नीचे की गर्म हवा ऊपर उठने की कोशिश करती है। ऊपर की तरफ हवा का प्रवाह बनता है, फिर वो घूमने लगता है। एक टोर्नेडो यानी बवंडर पैदा होता है। ग्रेट प्लेन्स पर पूरी दुनिया के मुकाबले ज्यादा खतरनाक टोर्नेडो आते हैं। प्रेरी डॉग्स और आउल्स के लिए बचने का मतलब है 6 फीट नीचे रहना। टोर्नेडो जबरदस्त है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकता। उसके बच्चे महफूज हैं। टोर्नेडो सीजन के आखिर तक सबकी निगाहें आसमान पर होती हैं। रॉकीज गर्मी के तूफानों के लिए मैदानों पर मुनासिब हालात बनाते हैं, लेकिन ये पर्वत श्रृंखला किसी किले की दीवार जैसा काम भी करती है, जो मौसम को और पश्चिम में बढ़ने से रोकती है। दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग दुनिया है। नमी से वंचित पहाड़ों के इस तरफ की जिंदगी सूरज की तपिश से ढलती है। तापमान में बहुत तेज उतार चढ़ाव पत्थरों को तोड़कर रेत में बदलने में मदद करता है। यहां ज्यादातर जानवरों के लिए जिंदा रहना थर्मो रेगुलेशन पर निर्भर करता है।
एक मादा हीला मॉन्स्टर। गर्मी का मौसम ब्रीडिंग सीजन होता है। उसने कुछ अंडे जमीन के नीचे रख दिए हैं ताकि वो पक न जाएं। अब वो रेगिस्तान के उस टुकड़े की निगरानी कर रही है जिसे वो अपना इलाका मानती है। पारा 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। वो सांप की तरह हवा को महसूस करती है। कुछ तो गड़बड़ है। एक दूसरी मादा। ये छिपकलियां घोंसलों पर हमले करने के लिए बदनाम है। ये दूसरी हीला छिपकलियों के अंडे तक खा जाती है। ये फुफकार घुसपैठिए के लिए आखिरी चेतावनी है। इलाके की मालिक अपने बच्चों की जान के लिए लड़ रही है और अपनी जान के लिए भी। मादाओं के बीच की लड़ाइयां नरों से कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। हीला मॉन्स्टर्स के पास जहरीला दंश होता है, लेकिन अपनी ही प्रजाति के जहर से ये महफूज रहती हैं। दोनों मादाएं बराबरी की हैं। दोनों के जबड़े ताकतवर हैं और चमड़ी मोटी। ऐसे तापमान में लड़ाई जारी रखना जानलेवा हो सकता है। अगर इनके जिस्म का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया तो ये गर्मी से लकवे का शिकार हो जाएंगे। आखिरकार हताश योद्धा सुलह कर लेती हैं। घुसपैठिए को इलाके से बाहर निकाला जाता है। घोंसला महफूज है। अब ठंडे होने का वक्त है। गर्मी के आखिरी दौर में सूरज ने जमीन में गर्मी भर दी है। नॉर्थ अमेरिका का गर्म इलाका हवा को खींचकर उत्तर में कनेडियन आर्कटिक तक ले जाता है। यहां सूरज दुश्मन नहीं है, बल्कि एक बहुत कम वक्त के लिए आने वाला मेहमान है। लगभग पूरे साल की सोलर एनर्जी सिर्फ 2 महीनों में समाई होती है। यहां पौधों और जानवरों के लिए ये छोटी सी गर्मी प्रजनन की दौड़ है। आर्कटिक पॉपीज पौधे इन लंबे दिनों में सूरज का पीछा करते हुए रुख बदलते हैं। पोलर वोर्टेक्स गर्मियों में थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन हवा अभी भी तेज चलती है। एक आर्कटिक भेड़िया हवा का इंतजार करता है ताकि कीड़े उड़ जाएं, फिर वो अपने बच्चों को बाहर बुलाता है। वो जमीन के नीचे पैदा हुए थे, जिंदगी के पहले महीने में आसमान के खतरों से महफूज। अब मां को ज्यादा खाने का इंतजाम करना होगा। अब वक्त है परिवार की मदद बुलाने का।
क्योंकि यहाँ कोई जंगल नहीं जो आवाज को रोक सके, तो भेड़ियों की पुकार 15 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक पहुंच सकती है। ये एक लंबी दूरी की पुकार है भाइयों और बहनों के लिए। यहां जिंदा रहना एक दूसरे के सहारे ही मुमकिन है। जिन जानवरों का ये शिकार करते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। मस्क ऑक्स, आइस एज की निशानी। सख्त हालात के लिए बने हुए जानवर। गर्मी उनके लिए चराई का सबसे अच्छा मौसम है। उन्हें आने वाली सर्दियों के लिए अपना भंडार बनाना होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, आर्कटिक की गर्मियां लंबी होती जा रही हैं और नए खतरे पैदा हो रहे हैं। हीट वेव्स मिट्टी से माइक्रोबियल दुश्मनों को बाहर निकाल देती हैं। अगर मस्क ऑक्स बीमार हो जाए तो वो कमजोर पड़ते हैं और भेड़ियों को कमजोरी का पता लगाना आता है। वो अपने शिकार तक पहुंचने के लिए हवा के रुख का इस्तेमाल करते हैं। अल्फा मादा आगे बढ़ती है। उसकी बहनें दोनों तरफ से घेरा बनाती हैं। मस्क ऑक्स भेड़ियों से तेज नहीं भाग सकते, इसलिए वो साथ रहते हैं। और शिकारी के सामने सींगों का एक मजबूत घेरा बना लेते हैं। भेड़िए किसी एक मस्क ऑक्स को उकसाते हैं ताकि वो झुंड से अलग हो जाए। जैसे ही वो अलग होती है, भेड़ियों का झुंड उसे घेर लेता है। और धीरे धीरे उसे थका देते हैं। बच्चों को खाने पर बुलाया जाता है। उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है जो आसान नहीं होने वाला। एक मस्क ऑक्स कम हो गया है, लेकिन झुंड बच गया है। जल्द ही पोलर वोर्टेक्स फिर से ताकतवर होगा और इसकी सर्द हवा फिर उत्तर पर छा जाएगी। यहां हर जानवर को बदलते आसमान के साथ खुद को बदलना होगा। कुछ के लिए पतझड़ की हवाएं एक हैरान कर देने वाला बदलाव लेकर आती हैं। आसमान मोनार्क तितलियों की एक पूरी पीढ़ी को एक सुपर पावर देने वाला है। एक लंबी जिंदगी और इतनी ताकत कि वो एक जबरदस्त माइग्रेशन कर सकें। जैसे ही नॉर्थ अमेरिका से पुकार आती है, उत्तर से हवाएं फिर जाग उठती हैं। अब फिर से इन हवाओं का सहारा लेने का वक्त है।
जो तितलियां ऊंचाई तक उड़ पाती हैं, वो उत्तर की तरफ चलने वाली हवाओं को पकड़ लेती हैं। आसमान के इस सुपर हाईवे पर तितलियां हर दिन 100 किलोमीटर से भी ज्यादा सफर कर सकती हैं। पांच 5000 किलोमीटर बाद वापस मेक्सिको की पहाड़ियों में वो उन्हीं शाखों पर बैठती हैं जहां कभी उनके पर नाना नानी उतरे थे। जैसे ही नॉर्थ अमेरिका धीरे धीरे सूरज से दूर झुकता है, आसमान ठंडा होने लगता है। पोलर वोर्टेक्स फिर से रफ्तार पकड़ता है और ठंडी हवाएं पूरे महाद्वीप में नीचे की तरफ उतरने लगती हैं। क्योंकि यहाँ पूरब पश्चिम दिशा में कोई बड़े पहाड़ नहीं हैं जो इनका रास्ता रोकें, पतझड़ की ये ठंडी हवा दक्षिण में ट्रॉपिक्स तक पहुंच जाती है। फ्लोरिडा के किनारों तक एक तेज झोंका पहुंचता है। कुछ लोकल बाशिंदों के लिए ये ठंडा झोंका अच्छा नहीं होता। मैनाटीज। इनका जिस्म भले ही मोटा लगे, लेकिन उत्तर के समुद्री जानवरों की तरह इनके पास चर्बी की मोटी परत नहीं होती, बस एक पतली परत होती है। और इनका मेटाबॉलिज्म भी धीमा है, यानी ये कम गर्मी पैदा कर पाते हैं। मैनाटीज दरअसल कैरिबियन जैसे मौसम के आदी हैं। जैसे ही आसमान ठंडा होता है और पानी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है, ये खतरे में आ जाते हैं। अगर ठंडी हवा ज्यादा तेज हो तो इनकी जान भी जा सकती है। बचने का बस एक ही रास्ता है। अब अंदर की तरफ निकलने का वक्त है। फ्लोरिडा की नहरों की भूल भुलैया में रास्ता ढूंढना तजुर्बे का काम है। ताजे पानी की नहरों का ये जाल बड़े वेटलैंड्स में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होता है। अगर माएं उन्हें गर्म पानी तक नहीं पहुंचा पाई तो वो बच नहीं पाएंगे। कुछ मैनाटीज अपनी सर्दियों की पनाहगाह तक 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करते हैं। कुदरती झरने। जमीन के अंदर से निकलता हुआ पानी यहां हर मौसम में गर्म रहता है, करीब 22 डिग्री। और इसी बात से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही आर्कटिक मौसम इक्वेटर के इतने करीब पहुंच पाता है। यहां उत्तर और दक्षिण के मौसम में सीधा टकराव होता है। तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे भयंकर तूफान और तेज हवाएं चल सकती हैं, जो सभी के जीवन के लिए चुनौती बन सकती हैं, लेकिन साथ ही उत्तरी अमेरिका के जंगली जीवों के लिए एक अनोखा अवसर भी प्रदान कर सकती हैं, जो रहते हैं वाइल्ड स्काइज के नीचे।